जी बेटा जी, तो टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट में हमने जो बात अभी डिस्कस की है उसको मैं आपके साथ बोलने जाऊँ। ठीक है, पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। बुनियादी बात मैंने ये डिस्कस किया है कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, वो हमारा न्यू एसेट होता है। अगर कैश पे खरीद रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करते हैं, उधार पे खरीद रहे हैं तो पेएबल को क्रेडिट करते हैं। हम जब एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें कैश पर मैं बिजली वगैरह, बजरी, रेत, सरिया खरीद रहा हूँगा और कुछ उधार पे खरीद रहा हूँगा, तो एंट्री दोबारा वही होगी, न्यू एसेट डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। लेकिन जब एसेट मैं एक्सचेंज करता हूँ तो नया एसेट तो डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट क्या करना है, ओल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि पुराना एसेट बिक रहा है, नया एसेट खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको किस रकम पे अकाउंट फॉर करना है। इधर तो रकम मिल जाती है ना, कैश जितना दिया जेब से निकला या इनवाइस पे लिखा हुआ है कि कितना पेएबल है। इधर रकम कौन सी होगी, क्योंकि नया से डेबिट करना, पुराना हमने क्रेडिट करना है, दरम्यान में कोई रकम को डिटरमिन करने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है कि मैंने अपना एसी आपको देना है और आपका लैपटॉप मैंने खरीदना है। अब आपने मुझसे एसी लेना है, आपने अपनी बुक्स में एसी को डेबिट करना है और अपना लैपटॉप जो है आपने लैपटॉप डिस्पोजल अकाउंट में भेज देना है। किस रकम पे? ना मैं दुकानदार हूं ना आप दुकानदार, आप मेरे स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं। हमने आपस में एक कीमत तय करनी है। वो कौन सी कीमत होगी? स्टैंडर्ड बता रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है जी वो फेयर वैल्यू होगी। कहते हैं एन एसेट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, द कॉस्ट ऑफ सच एन एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, यानी कि आपके लिए एसी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस, फेयर वैल्यू पे लेनी है अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? मां सिवाय, अगर, मतलब इन दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी है। अनलेस का यही मतलब है ना, इन दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी, अदरवाइज फेयर वैल्यू पर लेनी। कौन सी दो सूरतों में फेयर वैल्यू पर नहीं लेनी? जब हमारी इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? साइड पर कर दें इस बात को, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। फिलहाल इतनी बात सुनने के बाद इसको साइड पे कर दें, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सब कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। दूसरी बात ये, अगर ना आपके लैपटॉप की ना मेरे एसी की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही, इन दोनों सूरतों में वो कहता है कि फेयर वैल्यू पर हम नहीं करेंगे। कमर्शियल सब्सटेंस बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये दोनों नहीं होंगी देन उसकी कॉस्ट विल बी मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन। अब जो आपने अपना लैपटॉप दिया है उसकी कैरिंग अमाउंट है ना आपकी बुक्स में, उसी कैरिंग अमाउंट को आप एसी की कॉस्ट कहेंगे। अब यहां तक की बातों में सिर्फ एक बात अभी समझ नहीं आई कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, गौर से सुन लीजिएगा। किताबों में लिखा हुआ है, इधर भी आपको मैं लिखी हुई बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल लॉजिकल एक दुकानदार बन के सोचें। अब आपने दुकानदार बन के सोचना है, आप दुकानदार हैं। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कमर्शियली कोई बात बेनिफिट कर रही है आपको, या कमर्शियली कोई बात आपको नुकसान दे रही है, उसको कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। यानी कि मजीद आसान अल्फाज में बात करता हूं और मेरे इन अल्फाज को आपने समझना है। आप एक सपोजली अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास बेशुमार लैपटॉप्स हैं, एसी भी बेशुमार लगे हुए हैं आपके ऑफिस में। आपने एक लैपटॉप मुझे देकर मुझसे एक एसी लिया, इसकी वजह से आपके उस बिजनेस में कोई उतार या चढ़ाव नहीं आया। यानी कि लैपटॉप के कम होने की वजह से और एक एसी बढ़ने की वजह से आपके कस्टमर्स में कोई इजाफा हुआ ना कमी हुई है। ना किसी कस्टमर ने कहा कि अच्छा जी अब आपका एसी ज्यादा हो गया तो मुझसे ज्यादा पैसे फीस के तौर पे ले लें। ना किसी कस्टमर ने कहा जी आपके पास एक लैपटॉप कम हो गया तो लिहाजा मैं कम पैसे दूंगा। कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है।
अगर इस एक्सचेंज की वजह से आपका कारोबार बेहतर या अबतर हो जाए, इंप्रूव या उसकी फॉल आ जाए उसमें, इसको कहेंगे जी कमर्शियल सब्सटेंस है। ये मैंने सादा अल्फाज में बात की। अब स्टैंडर्ड के अल्फाज क्या हैं इसके बारे में? स्टैंडर्ड कहता है कमर्शियल सब्सटेंस हम उस फिनोमिना को कहते हैं जिसकी वजह से आपके फ्यूचर कैश फ्लोज अफेक्ट हो रहे हैं। अब फ्यूचर कैश फ्लोज के इफेक्ट होने का मतलब उतार या चढ़ाव दोनों हो सकता है ना। कहता है फ्यूचर कैश फ्लोज अगर इफेक्ट नहीं हो रहा तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, पहला बुलेट। और दूसरा बुलेट, अगर दोनों की ही फेयर वैल्यूज मालूम नहीं हो पाती तो भी इन दोनों की सूरतों में आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन आपको कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड कहना है। ये बात होगी। अब इससे पिछली बात, फेयर वैल्यू पर जब हमने लेना है तो फेयर वैल्यू में तरजीह किसको देनी है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन आपको तरजीह देनी है। अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप नहीं हमारे पास मालूम हो पाती किसी वजह से, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड को आपने इस ट्रांजैक्शन में एसेट में डेबिट के तौर पर लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक ठीक समझ में आ गई, शाबाश। अब मैं आगे चलता हूं। एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उस टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आसान बातें जरा आपके साथ, चले डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में आसान बातों की तरफ आ जाएंगे। डायरेक्टली इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, सियाने बच्चे हैं, समझ जाएंगे। तीन सिनेरियोस हैं जी, 1 2 3 इस सवाल के। मैंने इसके अंदर कुछ मजीद सिनेरियो भी डिस्कस किए हैं रेड इंक में इफ के नाम से, ठीक है। तो इन तीन के बाद मैंने 2 और सिनेरियो भी इसके अंदर शामिल किए हैं, लिहाजा इसको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं। हर पॉइंट को समझना है आपने। Following information pertains to 3 exchange transactions relating to the fixed asset. आपको इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में या कैश रिसीव हो रहा है, या कैश पे हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा। आपने जो पुराना एसेट दिया है वो है लैपटॉप, ठीक है। पुराना एसेट आपने जो दिया है वो लैपटॉप, वो खरीदा था आपने 10.3 का, उस पे बुक वैल्यू उसकी 6.4 है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3.9 है। अभी फिलहाल आपने अपनी तमाम तर तवज्जो सिनेरियो 1 पे रखनी है, सिनेरियो 2 की तरफ आपने देखना भी नहीं है, गुनाह होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको गुनाह हो, इसलिए मैं उसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी नजर आ रहा है, सारी तवज्जो हमारी किस तरफ है? हमारे पास वो एसेट 10.3 का था, कैलकुलेटर देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3.9 ही बनती है। कैलकुलेटर अपना हाथ में रखो ताकि आपका दिमाग, कैलकुलेटर, आंख, दिल, ये सब कुछ एक ही साथ धड़कना चाहिए। आपका कैलकुलेटर भी उसी तरह धड़कना चाहिए जिस तरह आपका दिल धड़क रहा है, ओके। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू आपके लैपटॉप की कितनी है? 8.5। आपने एसेट कौन सा लिया है? एसी, उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है? 7.1। फर्ज कर दो अगर, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये भी ना होता, अगर ये भी ना होता, आप जुबानी आपने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सवालों का जवाब देना है। और ये कहा जाता है कि दोनों फेयर वैल्यूज जो हैं रिलायबली मेजर हो रही हैं, तो आप किस फेयर वैल्यू को तरजीह देते? 8.5 को। एग्री? आप नए एसेट को डेबिट करते 8.5 से और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते 8.5 से, यस और नो?
बात समझ में आई? और मुझे आप बताओ ज़रा बड़े रिलैक्स्ड वे में कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं। मैं ये सिनेरियो आपके पास इस तरह से लिख रहा हूँ। ब्लैक में व्हाट इफ what if there is no cash receipt or payment in scenario 1 and 2? मैं ये बात दोनों सिनेरियोस में करना चाह रहा हूँ। तो आप देखें क्या होगा सिनेरियो 1 का सॉल्यूशन। न्यू एसेट डेबिट 8.5 से आप जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है, न्यू एसेट डेबिट 8.5 से ओल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 8.5। अब जरा इसकी आप फर्दर अकाउंटिंग करें। मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट कर लूँ। बड़ा जा रहा है ना, इतना छोटा कि इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा। नहीं जी, मेरे पास सब जगह हो गई है। अब आप मुझे बताइए, ये एसेट 10.3 की कॉस्ट करता था, बुक वैल्यू 6.4 थी, डिस्पोजल में 8.5 का गया। अब अगर मैं इसके लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा इसकी एंट्री की बुनियाद पर, तो कैसे बनेंगे? डिस्पोजल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ओल्ड डिस्पोजल अकाउंट, आप इधर कॉस्ट लेकर आएंगे कितनी? 10.3 और इधर क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेकर आएंगे कितनी? और ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने, किस एसेट से? न्यू एसेट से। न्यू एसेट कितने से? 8.5। अब मुझे बताओ कि आपको गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ ना भाई। ये क्या है? 12.4। क्रेडिट साइड हैवी हो गई, तो आपको गेन हुआ जो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा कितना? 2.1। फॉलो? कैश का कोई रोला नहीं भी मैंने डाला। ये सिनेरियो 1, ठीक है। अब मैं यही बात
करने जा रहा हूं आपके साथ कुछ यूं कि अगर सिनेरियो 2 में हमारे पास कैश ना हो तो क्या करेंगे। सिनेरियो 2 में वो क्या कह रहा है, कह रहा है, अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ ना, ऊपर वाली बात में फोकस नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही ना बेटे। सिनेरियो 2 में क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सिनेरियो 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली एविडेंट, यानी कि इधर अब हमें क्या क्लियरली एविडेंट है, नॉर पे क्लियरली एविडेंट है, ठीक है। अब क्या अकाउंटिंग होगी, यहाँ पर हम ओल्ड न्यू एसेट को डेबिट कितने से करेंगे, 9 से, 9.0 से, 9 पूरा था ना, हाँ 9.0 से। तो अब हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है, कैसा नजर आएगा, क्या बन जाएगा, ओल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वही कॉस्ट, अच्छा नहीं है बेटे इस सवाल में कॉस्ट 12.4 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.1 है, और हमें जो मिला न्यू एसेट की वजह से क्रेडिट वो है 9.1, 9 और 5 14.1, अगेन हमें गेन हो गया। राइट साइड हैवी तो गेन होता है ना बेटा, 14.1 1.7 का गेन हो गया। स्टेटमेंट बात समझ में आ गई, मुश्किल तो नहीं थी बात, शाबाश। अच्छा जी मेरे ऑनलाइन बच्चों, कोई इशू टू डिस्कस, कोई पॉइंट जो समझ ना आ रहा हो? गुड, माशाल्लाह। नो सर क्लियर है। फुल फोकस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब वो कहता है कि आप अगर कैश वसूल कर रहे हैं सिनेरियो 1 में या कैश पे कर रहे हैं सिनेरियो 2 में तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये अब मैंने सिनेरियो 1 और 2 यहाँ पर डिस्कस कर दिया। कहते जब आप ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होंगे सिनेरियो 1 में, तो आप कैश रिसीव कर रहे होंगे। एंट्री ये वाली यहां तक तो यही होगी। इसमें देखें 2.1 का फर्क है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन आपको यहां पर, यहां तक तो ठीक है, आपको यहां पर कैश एक रिसीव हो रहा है 1.1 का। ये 1.1 से जो आपको कैश रिसीव हो रहा है वो आप कैश को डेबिट करेंगे। कैश के डेबिट करने में भी कोई ऐसा दो राय तो नहीं है ना। क्रेडिट आप न्यू एसेट को दे देंगे। बस ये एक नई बात, आपने सिर्फ इतनी सी नई बात सीखी है इसके अंदर। आपको ये पता है जब भी कैश रिसीव करना है कैश में डेबिट होना है। अब ये क्या सिचुएशन थी, आप अपने एसेट की फेयर वैल्यू को कह रहे हो कि ये नए
की एसेट की है, आप अपने एसेट को कह रहे हो कि ये सिर्फ फेयर वैल्यू का है, हकीकत में ले क्या रहे हो आप? एसी। आप कह रहे हो मेरा लैपटॉप जो है वो 8.5 का है और साथ ही आप उसे कह रहे हो मुझे कैश भी दो, कैश ले रहे हो ना आप उससे। तो जब वो कैश ले रहे हो तो अब आप क्या करोगे कि नया उसने आपको अपने एसी देने के साथ साथ 1.1 कैश भी दिया, तो आप उसका क्रेडिट उसके एसेट को दे दोगे जो आपने खरीदा। ये एंट्री समझ गए? सो दैट आपका न्यू एसेट जो है 7.4 मिलियन का हो गया। ये मैं फ्रेम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बात को खत्म कर। अब सेकंड सिनेरियो, सेकंड में आप कैश दे रहे हैं, सेकंड में आप कैश दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। आप कितना कैश दे रहे हैं? 2.1 कैश दे रहे हैं। आपने यहां तक तो एंट्री वही की कि जी आपने नए एसेट को डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया 9 से, यही एंट्री आपने यहां पर भी की थी। न्यू एसेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट आपने 9 से किया था। लेकिन जब आप उसके एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हैं 9 और आप उसे कैश भी दे रहे हैं, तो अब वो कैश जो है आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। वो डिस्पोजल अकाउंट को जब डेबिट होगा तो आपके गेन और लॉस को इम्पैक्ट कर जाएगा। ठीक बात? ये वाली बात मैं इस तरह से फ्रेम, इसमें मैं सो दैट लिख दूं, सो दैट आपका न्यू एसेट जो है वो उतने से डेबिट हो रहा है जितना आपका अमाउंट उसकी थी, बाकी डिस्पोजल में जा रहा है। देखो एसेट आपका 9 से डेबिट। ओके, अच्छा, अब इन बातों को कर चुकने के बाद वो कहता है मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ। इफ द कैश इज रिसीव्ड इन सिनेरियो 2, तो अब आपने डिस्पोजल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, क्योंकि जब आप फेयर वैल्यू किसकी ले रहे हो, एसेट एक्वायर की, तो कैश जितना भी रिसीव या पे होगा डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। और जब आप फेयर वैल्यू अपने एसेट की ले रहे हो तो जितना भी कैश रिसीव या पे होगा वो एसेट को प्लस माइनस होगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात जो आपने समझनी है। ठीक है जी, इसको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए। जब आप अपने एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हैं तो जो कैश
रिसीव होगा माइनस, जो कैश पे होगा प्लस। एग्रीड? और नंबर 3 जो सिनेरियो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इस नंबर 3 सिनेरियो के अंदर वो क्या बात कर रहा था वो मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 3 सिनेरियो में वो कहता है इन केस ऑफ 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजर्ड। तो हम कैरिंग अमाउंट पे लेंगे। कैरिंग अमाउंट उसकी क्या है? 3.4। ठीक है। अब भले उसने ये भी दी हुई है लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो रही, ये भी दी हुई है लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो रही, तो हम 3.4 पर इसको लेंगे। 14.5 और 11.1, 14.5 कॉस्ट और 11.1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डिस्पोजल अकाउंट बन गया हमारा। ठीक है। और इस डिस्पोजल अकाउंट को बनाकर हम देख रहे हैं कि 0 गेन और 0 लॉस। ठीक बात। क्योंकि कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है यहाँ, रिलायबली मेजर नहीं हो पा रही उसकी वैल्यू, तो हमने इस चीज़ को यूं वर्कआउट कर दिया। ये हमारा सिनेरियो ठीक बात बेटे जान। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 एंड सिनेरियो 3, और इसके अंदर मैंने आपको मज़ीद डिटेल्स भी डिस्कस करनी, जिसकी वजह से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाता है। अब नीचे जो मैंने ये डिस्कशंस की हुई हैं, ये 3 मज़ीद आसान सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन तीनों को ज़रा आसानी में आप देखिएगा, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सादा है ये बल्कि। क्या कहता है जी, इन तीनों को आप अभी देखिए। जो हम लेकर जा रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, उसको असल में कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। उसका कॉन्सेप्ट बेसिक आम किताबों में ट्रेड इन अलाउंस क्या है, स्टैंडर्ड जो है उसको वर्मदा से बोलता है, आम किताबें उसको ट्रेड इन अलाउंस बोलती हैं। अब सुनिए इसको और समझिए। कहते हैं जो एसेट गिवन आपका उसकी कॉस्ट है 5000। अब आप एक और जरा ज़हन बनाइए, वो ये है कि आपके पास जो पुराना मोबाइल फोन था वो आप लेकर गए हैं शॉपकीपर अंकल के पास। आप कहते हैं अंकल अंकल, और कहते हैं जी मेरा बेटा ये मेरा पुराना मोबाइल ले लें, मुझे नया दे दें। क्या कहेगा वो शॉपकीपर? हाँ, एसेट गिवन अप कॉस्टिंग आपने 5000 रुपए का खरीदा हुआ था, आज वो 3000 का है। 5000 एसेट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट में आ गया, क्युमुलेटेड ये हो गया। अंकल ने कहा बेटे जान आप मुझे 7000 रुपया और दें तब मैं आपको नया मोबाइल दूंगा। 7000 रुपया मजीद दें तब मैं आपको नया मोबाइल दूंगा। तो आप कैश कितना पे कर रहे हैं? कैश आप पे कर रहे हैं 7000। ठीक है। और आपको ट्रेड इन अलाउंस कितना मिल रहा है? यहां पर मैं एक बात लिखना भूल गया, आपको कह रहा है कि नया मोबाइल जो है वो 10,000 रुपए का है। एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज कॉस्टिंग ₹10,000 मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ।
10,000 का। तो आप नए एसेट को क्या करेंगे, 10,000 से डेबिट करेंगे कैश, और बाकी आप कहेंगे कि मुझे 3,000 रुपया अंकल ने माफ कर दिया। अब ये 3,000 एग्जैक्टली आपके कैरिंग अमाउंट के बराबर है, लिहाजा नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पर अंकल क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि जी एसेट गिवन अप कॉस्टिंग 5,000 हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 3,000। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। जो एसेट है वो 3,000 का है और वो कहता है कि जी कैश पेड विद द एसेट इज 7,000। मैं इस तरीके से जरा बात को चलाता हूँ, आपको आसान लगेगा। आपने जो एसेट पुराना एसेट दिया उसकी कॉस्ट थी 5,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2,000। पुराना मोबाइल जो आपने दिया, ठीक है, और उसके बदले में अंकल ने आपको नया मोबाइल जो दिया वो 13,000 रुपए का था। आपने कैश कितना पे किया, 7,000। कितनी बचत हुई आपको, 6,000 की बचत हुई। बात मानते हो ना? अंकल ने कहा कि ठीक है बेटे, आप मुझे ये 7,000 रुपया दे दें, इस डब्बे के ऊपर कीमत लिखी हुई है 13,000, आपको जो बचत हुई वो है ट्रेड इन अलाउंस। वो उसी को देखो ना, उसने उसको क्या पता कि जी बुक वैल्यू क्या, आपने कितने का खरीदा था, आपने जितने का खरीदा था आज उसकी कीमत बढ़ गई सपोजली मार्केट के अंदर। वो कहता जी हैं ये वाला मोबाइल आपके पास है, ठीक है ये मोबाइल मुझे दो, साथ मुझे 7,000 दो और 13,000 का नया मोबाइल ले जाओ। तो आपको बेटे जन यहाँ पे क्या हुआ, गेन हुआ कितने का, 3,000 का, 8,000 है ना, 8,000 है ना। ट्रेड इन लॉस आपको कितने का मिला, 6,000। ठीक बात, बात को फॉलो करके हाँ इधर आ जाए। इसको मैं हो सकता थोड़ा चेंज करूं। इधर वो क्या कह रहा है, अच्छा नहीं, इधर इस तरीके से है 5,000 3,000। वो कह रहा है जी कि एसेट जो है वो 12,000 का कॉस्ट कर रहा है, आप मुझे 10,000 दे दें। इसका मतलब है कि उसने आपको ट्रेड इन लॉस 2,000 रुपये दिया, और वो जो 2,000 का ट्रेड इन लॉस है वो डिस्पोजल में ले जाएंगे आप। ओके, जो आपका एसेट डिस्पोजल। और फॉलोड ये बेटे जी मैंने ट्रेड इन लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको बात बता दी, और यहाँ पर ट्रेड इन लॉस वो गेन का मैंने ऊपर आपको वैसे ही तस्करा कर दिया, ये आपकी गेन का ट्रेड इन लॉस आ गया। ले जी, अब आपके जहन में जो भी सवाल है, आप बेटे पूछना चाह रहे थे उस वक्त सवाल मैंने आपको कहा था कि जी मैं बात पूरी कर दूँ फिर आप सवाल कीजिएगा, बताएं कोई सवाल आपके जहन में है। जी ऑल गुड। चल ये मैंने बहुत अहम टॉपिक आप लोगों का कवर किया है, जिसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने कवर कर दिया। ओके, इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट कवर हो गया, एक्सचेंज ऑफ एसेट और सारा डिस्पोजल। ओके, ऑनलाइन बच्चे के सवाल। ओके, इफ ऑल गुड, थैंक यू। जी बेटा, साइनाइड बुक वैल्यू की समझ नहीं आई, वो डिफरेंट क्यों होगी? साइनाइड बुक वैल्यू की समझ नहीं आई, वो डिफरेंट क्यों होगी उससे? रेट लगाएगा वो जो बेटे जान नेट दुकानदार उसका रेट लगाएगा। किताबों में है,
नेट बुक वैल्यू तो हमेशा वो है जो आपकी किताबों में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 है और नेट बुक वैल्यू 3000 है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3000। नेट बुक वैल्यू हमेशा आपकी किताब की कीमत होगी और जो कीमत लगाएगा दुकानदार वो अपनी मर्जी की मार्केट की कीमत लगा रहा है आपको, तो नेट बुक वैल्यू हमेशा मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होगी, याद रखिएगा। हम डेप्रिसिएशन उसी तरीके से करते हैं ना, सर हम डेप्रिसिएशन उसी तरीके से करते हैं ना जितना वो मार्केट प्राइस बाद में होनी होती है। आपकी एस्टीमेट होती है, आपका डेप्रिसिएशन मेथड आपका एस्टीमेट होता है, वो मार्केट के मुताबिक नहीं होता। डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, रेजिडुअल वैल्यू, ये सारी आप खुद एस्टीमेट कर रहे होते हैं, इसलिए नेट बुक वैल्यू हमेशा मार्केट के डिफरेंट होगी, मार्केट से डिफरेंट होगी। समझ गए बेटा? ओके जी सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी सर।